हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या टर्की इजराइल पर हमला करेगा या इस पूरी लड़ाई में टर्की कहां खड़ा हुआ है, किस तरीके से खड़ा हुआ है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर सब चीज़ों के बारे में आज मैं यहां पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर हम इस मिडल ईस्ट के मैप को देखें तो हम अलग अलग देशों के बारे में यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैप के अंदर हमारे को सारा नक्शा चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस मिडल ईस्ट में एक पावर यहाँ टर्की है, दूसरा पावर यहाँ पर ईरान है और तीसरा पावर यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। समझे? तीसरा पावर यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। अब सवाल यहीं से आता है, सवाल यहीं से आएगा कि असलियत में यहाँ पर टर्की, इजराइल और यहाँ ये सारे मेन देश जो हैं ये कहाँ खड़े हुए हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये लाल रंग से जो मैंने मार्क किया ये टर्की, वो इजराइल है। अब यहाँ सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं इजराइल। यहाँ हम पाकिस्तान के बारे में भी पढ़ेंगे कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। वैसे खड़ा कहाँ हुआ है, ये तो वो एक मतलब उछल कूद करने वाला बंदर है, जहाँ दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई भी पंगा होगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पाकिस्तान पहुँचेगा और सोचेगा कि वहाँ पर उसको क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है। अब यहाँ अगर टर्की की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1921 से पहले अगर आप देखते हैं 1920 से पहले, तो यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का राज होता था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर ख़त्म कर हो गया। बिल्कुल ताकत बिल्कुल नहीं रही, वरना एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में होता था। ये फ़िलिस्तीन, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान और यहाँ तक कि रोमानिया वगैरह से लेकर इतना बड़ा इलाका, ये पूरे का पूरा जो है, और यहाँ तक के बहुत सारे इलाके जो हैं ये पूरे के पूरे ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में होते थे। अब यहाँ ये ऑटोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, ब्रिटिशर्स ने इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो आज का ये जो टर्की है दोस्तों, ये ही उस ऑटोमन एम्पायर के नाम पर बचा हुआ है। बाकी पूरा ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये टर्की जो है ऑटोमन एम्पायर के नाम पर यहाँ पर बचा हुआ है, सिर्फ इतना। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर टर्की 1920 के बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क जो थे, उन्होंने टर्की को एक सेक्युलर कंट्री घोषित किया और उन्होंने ये कहा कि आगे अगर टर्की को प्रोग्रेस करनी है तो उन्हें नियर टू यूरोप होना पड़ेगा, यानी यूरोप के करीब होना पड़ेगा। और जितनी भी धार्मिक कट्टरवाद ऑटोमन एम्पायर ने इस्तेमाल की, लागू की, आगे बढ़ाई, वो सारे के सारे धार्मिक कट्टरवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। जब इस तरीके की सिचुएशन आई दोस्तों, तो यहाँ पर असलियत में सेक्युलर कंट्री के नाम पर इन्होंने अपने आप को नाटो के अंदर भी शामिल किया। इन्होंने यूरोपियन पैटर्न की गवर्नमेंट अपनाई, यूरोपियन सिस्टम अपनाए, सब कुछ यूरोपियन अपनाया, यूरोपियन पैटर्न, यूरोपियन सिस्टम, सब कुछ यूरोपियन अपनाया और दुनिया का इकलौता ऐसा इस्लामिक देश बना जो मॉडर्न वर्ल्ड के कदम ताल से कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ रहा था। मॉडर्नाइजेशन से लेकर वुमेन राइट्स से लेकर हर चीज़ें वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ जैसी थी। इस्लाम के नाम पर यहाँ पर सिर्फ इतना था कि कंट्री इस्लामिक है, लेकिन बाकी पूरा का पूरा देश सेक्युलर है, सब चीज़ें सेक्युलर थी। अब ऐसी सिचुएशन में अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो 2000 तक ये सारा का सारा कंट्री सेक्युलर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2000 के बाद यहाँ पर एक राइट विंग लीडर का उदय होता है और इस राइट विंग लीडर का नाम है रेचप तैयब एर्दोगान। और ये जो रेचप तैयब एर्दोगान है, असलियत में इसको जितने भी रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करने वाले लोग जो टर्की में मौजूद थे, उन सबका सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। लेकिन एर्दोगान बेशक अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के अंदर यानी घरेलू राजनीति में भले ही राइट विंग को सपोर्ट करता हो, रेडिकल इस्लाम को सपोर्ट करता हो, लेकिन रियलिटी में उठाकर अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर रेचप तैयब एर्दोगान जो है
अभी भी यूरोपियन यूनियन का ही बहुत ज़्यादा करीबी था। और यकीन मानिए, असलियत में इसने ही सद्दाम हुसैन को मरवाने के अंदर, सद्दाम हुसैन को मरवाने के अंदर, या फिर इसने ही सीरिया को कमज़ोर करने में, सीरिया को कमज़ोर करने में, सीरिया के अंदर बशर अल असद की गवर्नमेंट को ही कमज़ोर करने में बहुत मदद करी अमेरिका की। यानी एक मुस्लिम देश ने ही दो मुस्लिम देशों को बर्बाद करने में पूरी ताकत लगाई, पूरी मदद करी, और सीरिया और इराक के अंदर दो मुस्लिम शासकों को ख़त्म करने में या कमज़ोर करने में अमेरिका का साथ दिया, और खुलकर साथ दिया। लेकिन 2015 से लेकर 2017 के आसपास तक आते आते एर्दोगान के खिलाफ एक कू डिटैट होने की कोशिश हुई, और सैनिकों ने कहीं ना कहीं उसका तख्ता पलट करने की कोशिश करी। यहाँ उसे पहली बार लगा कि मुझे बदल जाना चाहिए, और यहाँ से उसने खुले तौर पर, क्योंकि उसे ताकत का पता लगा होगा या सिस्टम का पता लगा होगा कि अब कहीं ना कहीं उसको यूरोपियन यूनियन वालों ने ही हटाने की कोशिश की, या किसी भी तरीके से देश के अंदर से ही उसके खिलाफ जो बगावत हुई वो उसके लिए हानिकारक है। अब यहाँ ये जो एर्दोगान है, यहाँ से इसने अपनी पॉलिसी बदलनी शुरू करी। एर्दोगान ने अपनी पॉलिसी बदलनी शुरू करी, और अभी तक एर्दोगान जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर वो सेक्युलर अप्रोच लेकर चलने की कोशिश कर रहा था, तो अब उसने उसी सेक्युलर अप्रोच को छोड़कर अपना सेलिंग ऑफ ऑटोमन ड्रीम, अब उसने ऑटोमन एम्पायर का सपना बेचना शुरू किया, और अपनी जनता से कहा कि देखो, हम तुर्की जो हैं वो बहुत महान ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हैं। हम तुर्की जो हैं, या तुर्की जो देश है वो तुर्क हैं, और ऑटोमन एम्पायर रहा है, और इस तुर्की के ऑटोमन एम्पायर ने बहुत बड़े यूरोपियन यूनियन, बहुत बड़े यूरोप के हिस्से पर, मिडल ईस्ट पर, ईरान पर, सऊदी अरेबिया पर, इजिप्ट पर, ट्यूनीशिया पर, लीबिया पर, अल्जीरिया पर कब्जा करके रूल किया है। और ये सेंट्रल एशिया, ये जो कंट्रीज़ हैं, काकेशस कंट्रीज़, इन सब पे रूल किया है। इतना बड़ा और इतना महान ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, इतना बड़ा और इतना महान ऑटोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो अब इस ऑटोमन साम्राज्य को दोबारा से रिवाइव करने का समय आ गया है। ऑटोमन एम्पायर जो किसी टाइम पर सिंबल ऑफ इस्लाम था, उस ऑटोमन एम्पायर जो किसी टाइम पर सिंबल ऑफ इस्लाम था, उसे दोबारा से इस्टेब्लिश करने का समय आ चुका है। जब ये कहा गया कि उसे दोबारा से इस्टेब्लिश करने का समय आ गया है, तो ये एक तरीके का ऑटोमन ड्रीम को अपनी जनता को बेचने का तरीका था, जिससे उसकी जनता के अंदर ऑटोमन के नाम पर, इतिहास के नाम पर एर्दोगान पर भरोसा होना शुरू हो जाए। और जब इतिहास के नाम पर एर्दोगान पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका अगला स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये होगी कि इसकी पोजीशन जो एर्दोगान की है वो स्ट्रांग हो जाएगी। अब स्ट्रांग जैसे ही पोजीशन होगी इसकी, और इसे कोई हिलाने वाला नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस चीज़ में विक्ट्री ही महसूस करेगा। लेकिन क्या यहीं तक ठीक है? तो असलियत में दोस्तों ऐसा ये एक गेम होता है, गेम ऑफ रेडिकलिज्म। और ये रेडिकलिज्म गेम कहो या ट्विन एज्ड स्वॉर्ड कहो, दो धारी तलवार होती है। ये गेम ऑफ रेडिकलिज्म जो है, जो कट्टरवाद की जो खेल है, ये दुधारी तलवार है। ये सामने वाले को मारे या ना मारे, लेकिन ये जो कट्टरवाद है खुद को भस्म कर देता है, ये पक्का है। ये जो रेडिकलिज्म है, सामने वाले को मारे या ना मारे,
धर्म की राजनीति, रेडिकलिज्म में धर्म या एथनिसिटी की राजनीति। रेडिकलिज्म खासकर दो फॉर्म्स में, या तो वो रिलीजन की फॉर्म में यानी धर्म की फॉर्म में, या फिर वो एथनिसिटी यानी प्रजाति की फॉर्म में हो। जैसे आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर एथनिसिटी की लड़ाई थी। इजराइल और फिलिस्तीन में एथनिसिटी और रिलीजन की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। और ये जो धर्म की लड़ाई है ये रेडिकल इस्लाम या रेडिकल यहूदिज्म दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। ये रेडिकलिज्म दुधारी तलवार इस तरीके से है कि वो आप सामने वाले को तो मारते हैं ही, उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तलवार आपको भी घायल कर रही होती है, क्योंकि आपकी सोसाइटी को भी ये बिखेर रही है, कमज़ोर कर रही है, और आपकी सोसाइटी का ध्यान प्रोग्रेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की तरफ होने की जगह फिर धर्म के नाम पर आगे बढ़ने के ऊपर हो जाता है। और एक टाइम के बाद ऐसी सोसाइटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात करती हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और दूसरी प्रोग्रेस को भूल जाती हैं, वो पिछड़ जाती हैं। ये रियलिटी है, और इसी रीज़न में इसे दो-धारी तलवार, पाकिस्तान इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने रेडिकलिज्म के गेम को सबसे ज़बरदस्त तरीके से खेला। उसने कश्मीर और एंटी इंडिया मूड के नाम पर 70 साल से सिर्फ और सिर्फ यही राग गाए जा रहा है, इंडिया दुश्मन, हिंदू दुश्मन, काफिर दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन। नतीजा उसका ये कि इंडिया दुश्मन, काफिर दुश्मन तो बने या ना बने, उन लोगों के बीच में दुश्मनी की एक भावना आ गई, और वो लोग फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ चुके थे। और उसी का नतीजा ये, पहले उन्होंने हिंदुओं को मारा, चलो ठीक है, वो तो दूसरे धर्म के थे। आज ये लोग पवित्र इस्लाम की पवित्रता के नाम पर काफिर काफिर, शिया काफिर के नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर ये सिंधियों को मार रहे हैं, बलूचों को मार रहे हैं, पश्तूनों को मार रहे हैं, और इस्लाम के प्योरिटी ऑफ इस्लाम के नाम पर ही आज के दिन बरेलवी, लाहौर और सिंध की, कराची की, इस्लामाबाद की सड़कों पे आगजनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, जला रहे हैं। ये जो तहरीक लबैक नाम की जो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेडिकलिज्म का गेम है जो अपने ही देश को सबसे ज़्यादा जला रहा होता है। यही रेडिकलिज्म का गेम फिलिस्तीन के अंदर खेला गया। हमास और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO जो है, दोनों के दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है। इसी तरीके से सभी ये जितना भी रेडिकलिज्म होता है, ये कहीं ना कहीं इसीलिए कहा गया दुधारी तलवार है, जो दो धार, जिसमें एक धार सामने वाले को घायल करने के लिए है और दूसरी धार आपको भी नहीं बख्शेगी। समझे, टर्की भी इसी तरफ चल पड़ा है, और टर्की यहां पर इसका गेम ऑफ रेडिकलिज्म के अंदर आपने अपनी जनता को भड़काया। ठीक है, यू provoked your population on the name of Islam, population on the name of Islam। आपने इस्लाम के नाम पर अपनी जनता को भड़का दिया। अब क्योंकि आपने इस्लाम के नाम पर अपनी जनता को भड़का दिया, तो अब प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अब जब प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम भी आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम भी आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है, इसका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा, एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इस्लाम इज योर कॉन्फ्लिक्ट। एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इस्लाम इन दिस वर्ल्ड इज योर कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस वर्ल्ड विल बी योर कॉन्फ्लिक्ट। अब यही तो सिचुएशन है कि इस दुनिया में कोई भी इस्लाम का कॉन्फ्लिक्ट आपका कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। यानी आपको हिम्मत है या नहीं है, ताकत है या नहीं है, कारण है या नहीं है, कुछ भी है या नहीं है, आपको उस इस्लाम के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदना पड़ेगा। टर्की की आज तक की प्रोग्रेस का सबसे बड़ा कारण ये था कि टर्की ने अपने आप को इस्लामिक ना डिक्लेयर करके सेक्युलर डिक्लेयर किया, और सेक्युलर के साथ साथ इसने अपने आप को इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखा। तुर्की की खास बात ये थी कि इसने अपने आप को इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखा, और क्योंकि इसने इस्लामिक दुनिया की लड़ाई झगड़ों से दूर रखा, तरक्की करता हुआ नजर आया। इससे अंदाज़ा लगाइए
इज़राइल के बनने के बाद शायद 1950s के अंदर सबसे पहले अगर किसी मुस्लिम देश ने इज़राइल को मान्यता दी, उसमें अपना एम्बेसी खोली, तो वो टर्की था। टर्की और इज़राइल की कभी कोई दुश्मनी नहीं रही, ना ही, और बहुत बढ़िया ही ट्रेड रिलेशंस रही हैं। और यहाँ तक कि यही अर्दोगान 2015 के अंदर इज़राइल गए थे टर्की से ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने के लिए। तो अंदाज़ा लगाकर देख लीजिए कि बहुत अच्छे लेवल पर इन लोगों के रिलेशंस रहे। लेकिन अब क्योंकि टर्की के अंदर, घर के अंदर इस्लाम के नाम पर गेम खेली जा रही है, तो बाहर भी कहीं ना कहीं आपको इस्लाम से जुड़े जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सब में टांग अड़ानी पड़ेगी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल फिलिस्तीन मामले में टर्की को बोलना पड़ रहा है, और ये वही टर्की है, यहाँ पर इजराइल पैलेस्तीन मामला है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला मामला है। यहाँ पर ये जो टर्की खड़ा हुआ है, इस टर्की ने पहली बार इजराइल पैलेस्तीन मामले के अंदर अपना स्टैंड इस तरीके से लिया कि इजराइल के अगेंस्ट आज के दिन खड़ा है। अब ये इजराइल के अगेंस्ट खड़ा है और कहीं ना कहीं इस्लामिक वर्ल्ड को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइटेड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इससे इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह होगा टू क्लेम द लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, क्लेम द लीडरशिप ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और असलियत में तुर्की का ये ही सबसे बड़ा एक इशू है कि इस्लामिक दुनिया का लीडर होने का दावा ठोकना, अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता है। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट होगी एक वॉर, इसकी कॉस्ट होगी एक वॉर जो इजराइल और टर्की के बीच में खुले तौर पर लड़ी जाएगी। एक वॉर, एक युद्ध जो इजराइल और तुर्की के बीच में खुले तौर पर लड़ा जाएगा। टर्की इतना ताकतवर नहीं है कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के सामने मतलब टिक सके। टर्की इतना ताकतवर नहीं है जो इजराइल की सेना के सामने टिक सके। भले ही उसके साथ दुनिया के कुछ मुस्लिम देश और आ जाएं, लेकिन क्या सभी मुस्लिम देश आएंगे? तो आंसर है नहीं। क्या सभी मुस्लिम देश आएंगे इजराइल के खिलाफ? तो आंसर है नहीं। तो ऐसे में टर्की एक बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा इजराइल से भिड़कर, अगर वो इसी रेडिकल इस्लाम के अंदर आगे बढ़ता रहा और इस मामले को सुलझाने की जगह भड़काने की कोशिश करता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस मामले को सुलझाने की जगह भड़काने की कोशिश करता रहा तो यहाँ मामला बहुत बुरा होगा और तुर्की की हार के साथ साथ एक बार दोबारा से डिसइंटीग्रेशन निश्चित है। हो सकता है डिसइंटीग्रेशन ना हो, लेकिन उसकी दुर्गति ऐसी कर दी जाएगी कि उसके हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि तुर्की अपनी सिचुएशन को समझे। अगर यहाँ टर्की वर्सेस इजराइल होता है तो आज के दिन टर्की के, अगर इस टर्की के देखोगे तो टर्की के ग्रीस के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं और ग्रीस एक ताकतवर देश है। टर्की के फ्रांस के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं और फ्रांस एक ताकतवर देश है। टर्की के यूनाइटेड किंगडम के साथ भी ज़्यादा से अच्छे रिलेशंस नहीं है और यूनाइटेड किंगडम एक ताकतवर देश है। लीबिया के इशू के अंदर टर्की वर्सेस यूरोपियन यूनियन खुल के चल रहा है। टर्की वर्सेस यूरोपियन यूनियन खुलकर चल रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में यही यूरोपियन यूनियन है जो उसके बहुत पुराने साथी हैं। यहाँ पर टर्की जो गेम खेलने की कोशिश कर रहा है वो रशिया के नाम पर गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या टर्की रशिया पर भरोसा कर सकता है? तो दुनिया के जितने भी ताकतवर, मतलब जितने भी स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि रशिया और टर्की के सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट्स हैं जो एक साथ रहकर पूरे नहीं हो सकते। ब्लैक सी के मामले में टर्की और रशिया भिड़ेंगे ही भिड़ेंगे और ब्लैक सी में टर्की कभी नहीं चाहेगा कि रशिया ताकतवर हो। ऐसे में टर्की को रशिया की पूरी सपोर्ट मिलना जल्दी से पॉसिबल नहीं है, जल्दी से पॉसिबल नहीं है। काकेशस कंट्रीज में भी, आर्मेनिया, अजरबैजान के मामले में भी
टर्की की रशिया से आमना सामना हुआ था। हालांकि रशिया शांत रहा, फिर भी टर्की और रशिया आमने सामने आ गए थे। ऐसी सिचुएशन में सीरिया के मामले में भी टर्की और रशिया के इंटरेस्ट्स कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, क्योंकि रशिया जो है वो खुलकर सीरिया को सपोर्ट करता है और टर्की बशर अल असद रजीम को ख़त्म करके सीरिया पर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका और टर्की के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खटाई वाले चल रहे हैं, यहाँ तक कि F-16 और दूसरे मामलों के अंदर। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे तो टर्की के जो ओल्ड फ्रेंड्स थे, पुराने दोस्त जो हैं वो तो नाराज़ हैं, नए दोस्त अभी बने नहीं हैं, और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो जो नए दोस्त बन रहे हैं वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि वो एक युद्ध में पूरी ताकत से टर्की का साथ दे सके। और रही बात इजराइल की, इजराइल के नाम पर ये पूरे का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, चाहे फ्रांस है, चाहे यूनाइटेड किंगडम है, चाहे ग्रीस है, चाहे जर्मनी है, चाहे अमेरिका है, हर कोई पूरे तरीके से इजराइल के साथ आकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में टर्की को मुंह की खानी पड़ेगी, हालात खराब रहेंगे। बहुत बुरी सिचुएशन, बहुत बुरी दुर्गति, क्योंकि तुर्की जिस तरीके से ऑटोमन ड्रीम को बेच रहा है, आसपास के देशों के अंदर घबराहट है, और वो फिर आसपास के देश टर्की से मतलब दोस्ती रखने की जगह कहीं ना कहीं एक खौफ खाएंगे, कम से कम डरेंगे। और जो ताकतवर देश हैं उन्हें मौका मिलेगा, तो अगर टर्की ने इजराइल पर हमला किया तो पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन टूट पड़ेगा टर्की पर। नतीजा उसका बहुत खतरनाक होगा, उसका नतीजा काफ़ी खतरनाक होगा, और जो भी होगा उसके बारे में आगे डिस्कशन होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.